अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते जिन चीज़ों में अभाम था अब वो अभाम नहीं रहा। दो बड़े जवाब सवालों के मिल गए। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी, 25 मई को उन्होंने ऐलान कर दिया। डी चौक का नहीं कहा उन्होंने, उसके अलावा एक और जगह का ऐलान किया। दूसरी बात कि इत्तेहादियों ने डट के हुकूमत करने का फ़ैसला कर लिया है और कहा है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर गरज चमक, आंधी और बारिश के बाद इस तरह के कुछ फ़ैसले हुए हैं। लेकिन इसके दरमियान में क्या क्या होता रहा ये आज हम आपसे जानेंगे। सेठी साहब, आपने प्रेडिक्शन की थी कि ये हुकूमत तो जा रही है, तो ये अचानक 2 दिन में क्या माजरा हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये हुकूमत नहीं रहेगी, ये जा रही है। उस वक़्त इशू ये था कि ये हुकूमत का फ़ैसला था कि हमने ये मुश्किल इक़दामात जो हैं जिनका बड़ा बुरा असर पड़ेगा आवाम के ऊपर, वो नहीं करना, क्योंकि उसके बाद अगर हम चले जाते हैं ये करके या ये करते हैं और उसके बाद हमारी छुट्टी करा दी जाती है तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। और उस वक़्त मेरा ये मौक़िफ़ था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सोच है वहाँ कि ये मुश्किल इक़दामात ये करें, उसके बाद इमरान खान का बड़ा सख्त प्रेशर है, इसलिए हमने वो एक इलेक्शन की तरफ जाना है। अच्छा। और ये फ़ैसला हो चुका था कि इलेक्शन की तरफ जाना है। तो अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो ये बेवकूफ़ तो नहीं थे। इनके अंदर कुछ लोग थे कि हम संभाल लेंगे, कुछ लोग थे इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ जो कहते थे कि नहीं ये बेवकूफ़ी है, हम नहीं खड़े हो सकेंगे, मुश्किल फ़ैसले क्यों हम करें। इमरान खान ने ये गन छोड़ दिया, हम क्यों इस गन को साफ़ करें या फिर और साफ़ करके फेंकें आवाम के ऊपर। तो ऐसे नहीं हो सकता। बेहतर ये है कि हम बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन करवा लें, ठीक है। फिर और हैरानगी इस बात की थी कि इमरान खान कह रहा था इलेक्शन करवाएं और ये लोग भी कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, सबके अपने अपने मकासद थे। मगर जो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब की जो राय थी वो यही थी कि हम अब गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, अगर इलेक्शन आपने करानी है तो फिर ये मुश्किल इक़दाम जो हैं ये आप केयर टेकर से करवा लें, हम नहीं करेंगे। अच्छा। और अगर आपने इलेक्शन नहीं करानी है और 1.5 साल हमें वक्त देना है तो फिर हम कर देते हैं सारा कुछ। तो इसके ऊपर बात अड़ी हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हट रही थी, इमरान खान भी पीछे नहीं हट रहा था। वो भी कह रहा था कि हमने लॉन्ग मार्च करनी है, इलेक्शन लेनी है। और तो इस किस्म की सूरत हाल थी। तो उसमें ये फ़ैसला हुआ था लंदन के अंदर कि हम अब हुकूमत छोड़ देंगे, कि हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम 1.5 साल रहेंगे, ये बात थी। तो मैंने इसीलिए ये कहा था कि अब सूरत हाल उधर चल रही है। मगर हुआ ये कि आखिर के वक्त मसला ये एक बन गया इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि जिसकी वजह से उन्होंने एक हल ढूंढा है। उन्होंने फिर ये आखिरी स्टेज एक ऐसी आई कि आप देख रहे थे कि हर रोज़ ये बात चल रही थी कि मिफ्ता इस्माइल दोहा जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा। जी, आपने कहा था पता ही नहीं है कि भाई रहना भी है कि नहीं रहना भी है कि नहीं, पता नहीं था इनको। जी। आपस में डिबेट चल रही थी अंदर। जी। एक तरफ इमरान खान की धमकी थी, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का ये रिक्वायरमेंट थी कि इलेक्शन की तरफ जाना है हमने, और तीसरी तरफ ये था कि हम तो 1.5 साल रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें डिबेट चल रही थी और उसके अंदर वक्त ज़ाया भी हो रहा था और तनकीद भी हो रही थी कि 1 महीना हो गया है, अगर आपने ये मुश्किल इक़दाम नहीं करने थे तो आप आए क्यों, और अगर अब जो नहीं आपसे हो रहे थे चल जाते क्यों नहीं है आप। और वो मतलब है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको क्लियर नहीं हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन क्या है और इमरान की पोजीशन क्या है। इमरान ने उस वक्त तक डेट भी नहीं दी थी। जी जी, ऐसा ही है। फिर उन्होंने देखा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने केयर टेकर्स जो थे इनको भी बुला लिया, इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दिए। तो उससे यही इशारा था कि फिर ठीक है आप जा रहे हैं तो अब जाएं। अच्छा। हमें केयर टेकर गवर्नमेंट अभी ले आते हैं, इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि जब वो जाएंगे तो वो डिसॉल्व करके जाएंगे ना। जी। तो उन्होंने डिसॉल्व करनी थी, चले जाना था, इलेक्शन कॉल हो जाने थे, केयर टेकर आ जाने थे। जी। और इलेक्शन जो है वो अगस्त में हो जाने थे। तो ये चीज़ें चल रही थी, केयर टेकर्स की तैयारी हो रही थी। उधर वो सोच रहे थे कि हम जाएं या रहें, उधर इमरान खान सोच रहा था मैं डेट दूं या ना दूं। तो ये चीज़ें चल रही थी। मैच फंसा। मगर नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो राय थी वो दे दी थी कि हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। अगर ये इलेक्शन फौरी तौर पे चाहते हैं तो फिर ये IMF के साथ खुद ही बात कर लें। यहाँ तक बात चली थी। अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा सख्त उनका ये एक रवैया था कि ये IMF को साथ लेके चलना है, इसके बगैर मुल्क बच नहीं सकता, इकॉनमी बड़ी बुरी हालत है। और ये भी डर था कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन हो गए तो ये जो सारा IMF का मामला है ये ठप पड़ जाएगा। अगर ये छोड़ के चले जाते PDM वाले तो फिर IMF किसके साथ बात करता,
केयर टेकर्स के साथ करता। केयर टेकर तो 3 महीने के लिए आते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको तो इजाज़त ही नहीं होती कि कोई पॉलिसी डिसीजंस लें। बिल्कुल ऐसे ही। ये छोड़ दे कि बजट बनाएंगे, वो तो बिल्कुल ही नहीं उनकी इजाज़त होती कि आप बजट बनाएं। और जो भी उनके इकदाम होते हैं उनके इलेक्शन के साथ तल्लुक़ होता है, पॉलिसी के साथ तल्लुक़ नहीं होता, मुल्क को चलाने के साथ तल्लुक़ नहीं होता, एक इलेक्शन करवाने के साथ तल्लुक़ होता है। ये भी मसला था कि क्या अगर ये केयर टेकर से ये काम करवाते हैं तो क्या IMF मानेगा भी कि नहीं मानेगा। वो कहेगा हम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, जिन्होंने जाके इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हमारे साथ वादा करेंगे, जो मुआहदा करेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे, जिनके पास मुद्दत हो, मैंडेट हो। और फिर ये भी था कि अगर ये जो है PDM वाले ये अगर साइन कर देते हैं और खुद चले जाते हैं और केयर टेकर आ जाते हैं तो फिर IMF को उसके साथ भी प्रॉब्लम था दोबारा कि जो करेगा वो रहे जी। अच्छा, तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे थे। आखिरी मिनट पे क्या हुआ, आखिरी मिनट में आपको पता है जरदारी साहब पहुंच गए। अच्छा। जरदारी साहब का सबसे पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि हम रहेंगे, मैं समझा लूँगा इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें डिस्टेबलाइज़ ना करें, हम ये मुख्तलिफ फ़ैसले भी कर लेंगे, मगर हमें कुछ गारंटीज़ मिलनी चाहिए कि हमारे साथ फिर हमें उठा के बाहर तो नहीं फेंक दिया जाएगा। वजह एक पंजाब इनके हाथ में नहीं है अभी, PDM के हाथ में। अच्छा। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना जी। उधर इस्लामाबाद के अंदर भी दो की मेजॉरिटी के साथ, वो भी चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं और तारिक बशीर शीमा साहब है, दो वोट्स तो हैं। इस किस्म की चीज़ है, तो बड़ी नाजुक सिचुएशन थी। तो जरदारी साहब ने सबसे पहले तो जो अपनी कार्रवाई शुरू की जब, तो उसी वक्त मैंने अपना एक इदारिया उसमें लिखा था कि अब जरदारी साहब हरकत में आ गए हैं और वो अब कुछ ना कुछ हैट में से कोई ना कोई रैबिट जो है वो निकालेंगे। अच्छा। कोई खरगोश निकालेंगे। अच्छा। मैजिशियन है ना। हाँ। इसीलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने डबल PhD की हुई है सियासत। हाँ। तो उनकी जब डील होती है वो पक्की होती है। वो अपनी डील पे, जैसे कि अच्छे लोग डील जब करते हैं तो अपनी ज़ुबान पक्की होती है, लिखत पढ़त की कोई बात नहीं होती, ज़ुबान होती है। हाँ। और जरदारी साहब की ज़ुबान बड़ी पक्की है, वो जब ज़ुबान दे देते हैं तो फिर निभाते हैं। अच्छा। बाकी सियासतदान इधर उधर हो जाते हैं, मगर इसीलिए लोग उन पर एतमाद करते हैं। अब पहले भी जो डील थी वो जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को साथ लेके आए थे, आपको याद होगा, MQM को साथ लेके आए थे, ये सारा जरदारी साहब ने बांधा एक डोरी में, जरदारी साहब ने था। आखिरी वक्त में गड़बड़ हो गई। अच्छा। कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हाँ जी, वो स्किप कर गए, स्किप कर गए, तो उसके साथ फिर मसले बन गए। अच्छा। तो अब सूरत हाल ये है कि जब जरदारी साहब ने कूदे और सबसे पहले वो चौधरी शुजात के पास गए, तो उससे मुझे लगता था कि ये फिर कुछ ना कुछ मुकमुका करने गए हैं वहाँ। और क्योंकि चौधरी शुजात के और परवेज़ इलाही के तल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े बराह रास्त हैं जी, तो अगर उनको किसी तरीके के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया जाए चौधरी साहब को और चौधरी हजरात को जी। और उनको फिर वापस घेरे में दायरे में लाया जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की भी तो हालत ख़राब हुई है ना, वो भी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो भी कमज़ोर हो गए हैं। मगर वो कमज़ोर हुए तो हमजा तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना। इसी तरीके के साथ MQM ने पहले एक बयान दिया कि इलेक्शन होने चाहिए फ़ौरन, बाद में उन्होंने बयान दिया कि नहीं हम कोशिश करेंगे कि पूरा ये 1.5 साल काटे, तो वो भी डामक डोल हो रहे थे। इससे मुझे ये समझ आई कि अब ये कुछ तब्दील होने जा रहा है। अच्छा। तो अब ये बात चल रही थी तो आपने देखा कि इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया कि जी मैं लॉन्ग मार्च 25 को करूँगा। अभी ये इतवार का दिन है और मतलब 21 तारीख है जी, या 22 तारीख है, 21 तारीख है और वो 21 तारीख को 22 को उन्होंने ऐलान करते हैं कि जी मैं 25 को, यानी थोड़े 3 दिन के बाद। हाँ। हालांकि क्या ज़रूरत थी इस वक्त ऐलान करने की? अभी अगर इमरान खान देख नहीं रहे थे कि हुकूमत डामक डोल है, आ रही है जा रही है, वो अभी सोचों में पड़े हुए थे कि जाएं या आएँ। ये नहीं इमरान खान ने सोचा कि जब मैं ये बयान दूंगा तो उसके 2 नताइज हो सकते हैं, एक तो ये कि डर के मारे ये भाग जाएं, दूसरा ये डट जाएं। अब देखिए ना, सियासत में अगर जो डर के भागता है वो फिर उड़ जाता है ना। जो डर गया वो मर गया। तो जिसने भी इमरान खान को ये मशवरा दिया कि आप डेट अनाउंस कर दें और जल्दी करें, उसके साथ ये उसका असर क्या हुआ कि जरदारी साहब कामयाब हो गए। जरदारी साहब ने जाके नवाज शरीफ साहब को कहा और अपने दोस्तों को कहा कि अब आप कहाँ जा सकते हैं, अब अगर हम छोड़ के जाएंगे तो ये तो शिकस्त है हमारी। तो आवाम कहेगी दौड़ गए के आगे सरेंडर कर दिया। इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले जीत गए। हाँ, पहले जीत गए। तो ये जब हुई बात तो सोचों में पड़ गए कि अब क्या करें। अच्छा। तो अब तो अगर इसको कन्फ्रंट करना है, हमने इसको टक्कर लेनी है, तो फिर रहना पड़ेगा। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको भी फिर निपटना पड़ेगा। ये तो छोड़ा नहीं जा सकता, हमारे तो गले पड़ जाएगी। लोग कहेंगे लो जी ये भी मसला नहीं हल कर रहे और ख़ुद भी बैठ गए। पहले ही लोग कह रहे हैं कि अगर आपने ये करना नहीं था तो आप आए क्यों। तो फिर ये फैसला हुआ कि नहीं,
अब हम ये काम भी करेंगे, मुश्किल काम भी करेंगे, और इमरान खान को कन्फ्रंट भी करेंगे, डट के बैठेंगे, दलेरी के साथ ये करेंगे। मगर फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि अच्छा ये तो हो गया, मगर वैसे भी हमारी हुकूमत तो बड़ी कमज़ोर है, किसी वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट हमारी छुट्टी करा सकती है, पैरों के नीचे से जमीन खींची जा सकती है एनी टाइम। तो वो उसका क्या होगा, उसकी कोई गारंटी है कि नहीं? हाँ, जरदारी साहब वो लेके आए गारंटी। जरदारी साहब ने फिर मेरा ख्याल है किस किस्म की गारंटी दी वो आप ना पूछे, मगर जो उसका जो नतीजा निकला है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो नतीजा ये निकला है कि एक तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कन्विंस हो गए कि अब हमें बैठना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि अभी हमें कोई मुश्किल इकदामात जो हैं IMF वाले अभी नहीं कुछ करना चाहिए। इसलिए मिफ्ता इस्माइल जो जिनको पहले रोका हुआ था उनको अब कह दिया आप चले जाएं, वहाँ जाके बात करें और उन्हें बता दें कि ये पेट्रोल की कीमतें हमने नहीं बढ़ाना, हम अब बजट बनाएंगे, बजट के अंदर आपके सारे जो मकासद हैं जिसके साथ हमने मईशत को संभालना है वो आपके साथ डिस्कस करके हम बजट में लेके आएंगे। अच्छा। और बजट को फिर हम चलाएंगे। और इधर इस्टेब्लिशमेंट को ये इशारा चला गया है कि बजट हमने देना है और इशारा करना है तो आप मेहरबानी करके हाथ हौली रखो, हमें करने दें। ओके। और हम डट के लड़ेंगे। अच्छा। हम करेंगे अभी। तो उधर से यस आई? उधर से क्या हुआ? हाँ। उधर से भी कोई डिमांड आई होनी है ना जी। अब वो डिमांड क्या आई? क्या? जरदारी साहब करके दिखाएं। जरदारी साहब कहाँ पहुंचे हैं? शौर्य शुजात के पास। कल यहाँ क्या हुआ है लाहौर में? क्या हुआ? वो जो पंजाब असेंबली में क्या हुआ है? हाँ, वो मैं सिर्फ मुख्तसर ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। हाँ, बिल्कुल पंजाब अलग से मगर पंजाब में ये हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए हैं, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और नून लीग वाले और अपोजिशन जो थी या गवर्नमेंट जो थी वो 90 शायरा कायदे आज़म में बैठी रही, पीछे से उन्होंने उन्होंने फारग कर दिया कि जी कोई आया नहीं, ये हो गया वो हो गया, और कर घूर के घर चले गए, अपने खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको फारग कर दिया। ठीक है। और हुकूमत जो है वो 90 शायरा कायदे आज़म में बैठी रही। ये क्या हुआ ये आगे जाके? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब बात जो है वो एक ऐसी जगह पे पहुंची है जहाँ से ये शुरू हुई थी। कौन कौन इत्तेहादी होगा, पंजाब में कौन होगा, वहाँ कौन होगा, क्या होगा। जरदारी साहब ने फिर कुछ ना कुछ स्टिचअप किया है जिसके साथ चौधरी हजरात को भी वापस वो ग्रुप में ले आए हैं। अच्छा। या ला रहे हैं। ठीक है। और उधर नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हो गए हैं और ये जो काबीना है ये अब तकड़ी हो गई है और अब ये मिफ्ता इस्माइल भी चले गए हैं वहाँ, और वहाँ जाके उन्होंने अब जाके IMF के साथ बात करनी है। पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी अभी। अच्छा। वो देखा जाएगा, बाकी चीज़ें कहाँ हस्बे मामूल अब बजट की तैयारियां होंगी। 10 दिन के 15 दिन के बाद बजट आएगा। ठीक है। तो देखे ना जून के पहले हफ्ते में बजट आ जाता है, वो डिस्कशन होती है, फिर 30 जून तक वो सारा रैप अप हो जाता है। 1 जुलाई के बाद वो बजट इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। सिफारिशात भी तैयार तो अब मेरा ख्याल है वो जाएंगे वहाँ, कोई ज़्यादा वहाँ सिग्नेचर कोई नहीं होगा, वहाँ इत्तफाक हो जाएगा किसी चीज़ के ऊपर जो कि IMF अपने वाशिंगटन ले जाएगी, वहाँ से फिर वो रिलीज़ करेगी कि जी ये हमने फैसला किया है और पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर साइन करे, और ये गवर्नमेंट जो है ये जाके फिर साइन कर देगी और ये गवर्नमेंट जो है ये फिर इसको आगे लेके ये ऐसे दिखाई दे रहा है तज्जिये से कि जैसे जरदारी साहब ने सबको एक पेज पे ले आए हैं। आप सबको एक पेज पे ले आए हैं। जो केयर टेकर्स थे वो एक धमकी थी। अच्छा। कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये आ रहे हैं। हाँ। अब उनको पीछे हट जाएंगे केयर टेकर्स, उनकी बात नहीं होगी, उनकी इंटरव्यूज़ हो गई हैं, वो एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है साइड पे, जब चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट उसको निकाल लेगी। वो एक धमकी है इनके ऊपर, खान साहब के ऊपर ये धमकी है। ये तो बैठ गए हैं अब, अगर ये बैठ गए हैं तो खान साहब को भी समझ आ गई होगी कि हमें तो नहीं बैठ गए, इनको कोई एश्योरेंसेज मिली होंगी ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। हाँ। और उधर से हमने सुनने में आ रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने क्लियर इनको गवर्नमेंट को ये कह दिया है कि आप क्रैकडाउन करना चाहते हैं कर लें, हम इमरान को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा। तो इमरान खान न्यूट्रलिटी मांग रहे थे ना जी, उन्होंने तो वो न्यूट्रल हो गए। उन्होंने कहा जी हम इमरान की हेल्प नहीं करेंगे। हाँ। आप अपने बैठे की भी हेल्प नहीं करेंगे, आप में अगर कुछ करना है तो कर ले, उसने कुछ करना है तो कर ले, हम वी आर नॉट गोइंग। पहले तो ये था ना कि वो रोक रहे थे गवर्नमेंट को कि इमरान के खिलाफ करना कुछ नहीं है, तो अब वो मेरा ख्याल है पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी करना है, रोकना है रोक लो, इन्हों तो गिरफ्तारियाँ करनी है कर लो। अब खान साहब जो है ना वो फंस गए हैं। अच्छा, ये ट्रैप हो गए हैं। अब वो क्या ट्रैप हो गए वो अब डिस्कस करते हैं। हाँ, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। खान साहब ट्रैप हो गए हैं या खान साहब के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है पहले लॉन्ग मार्च का, एक बार फिर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो तसादुम अगर हुआ तो उससे फ़ायदा क्या अपोजिशन को ही होगा। इमरान खान साहब बजाय लाहौर से शुरू करने के इस बार पेशावर से क्यों शुरू करें? लॉन्ग मार्च होगा भी कि नहीं होगा, उससे पहले कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। सब सेठ हिसाब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब ना कोई खुफिया कार्ड अपने पास रखे हुए हैं, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान वो मामलात को देखते हुए करेंगे, हुकूमत बड़ी वीक हो रही है, बहुत बातें, बहुत आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया और वो ऐलान भी ऐसे किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक कॉल भी मौसूल हुई। हम दिखा दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं? दिखा दें। बंद है इसका। अर्ज ये है जो आपका जो है ना वो सारा पे पेश कर दिया सामने ठीक है, बंद कर दें। ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर दें। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ओके जी, कितनी देर? कर दे कर दे कर दें अगर ट्रैप करना है। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले की कॉल है और जिस वक्त वो कॉल सुन रहे हैं खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत बेचैन है, ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कुछ लोग प्लान्ड कॉल करार दे रहे हैं इसको। सेठी साहब, प्लान्ड कॉल लगती है आपको कि मैसेज दिया जा रहा हो कि मैं नहीं सुन रहा, किसी की कॉल नहीं ले रहा, या वाकई कॉल आई और ट्रैप हो गए? देखिए मेरा पहला रिएक्शन था ये प्लान्ड है। अच्छा। मगर जब मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की और सोचा कि इमरान खान ने अनाउंसमेंट क्यों की है जिसकी वजह से पीडीएम की हुकूमत जो है वो डट गई है, तो ये तो कुछ उल्टा ही हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ और भी इसके पीछे है। फिर जब मैंने गौर किया, ये ट्रैप का लफ्ज़ आया, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल, मेरा भी पहला रिएक्शन यही था कि ये इमरान करने क्या जा रहा है इस वक्त, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये कॉल आई है और ये जेन्युइन है। ये कॉल आई है शाह महमूद कुरैशी को किसी ऐसे शख्स से जो कि या तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनसाइडर है या इनका कोई सियासी कांटेक्ट है विद द इस्टेब्लिशमेंट, जो कि पैगाम लाता रहा है और स्ट्रेटजी इनके साथ मिलकर बनाता रहा है। इसलिए शाह महमूद कुरैशी ने कॉल ले ली। अगर इस शख्स की अहमियत ना होती तो वो कभी भी कॉल ना लेते। कॉल इसलिए ली क्योंकि ये शख्स एक किस्म का हैंडलर है इनका फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट साइड। अच्छा। या कोई ऐसा शख्स है जो कि इनके राब्ते करता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई लोग हैं उनके साथ, या एक्स हैं या करंट हैं या इधर हैं या उधर हैं, कोई भी है जिसकी बात ये पहले सुनते रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब ये आई कॉल तो शाह महमूद ने देखा कि अब इसको मैं ना तो नहीं कर सकता, ये कॉल इंपॉर्टेंट बंदे की है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, तो उसने कॉल ली। हालांकि खान साहब मना कर रहे हैं। हालांकि अच्छा, उसने जब खान साहब को नहीं पता था किसकी कॉल है, उसने कहना बंद करो, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो जब उसने बताया कि जी ये है, तो खान साहब ने देखा, उन्होंने कहा फिर भी कहा बंद करो। तो इसका ये मतलब है खान साहब ने ये फैसला कर लिया था कि मैंने ये अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है ये इसके पीछे भी कुछ सोच होगी ना। जब ये फैसला हुआ, आखिरी वक्त पे कॉल आती है जो कहती है कि ये फैसला गलत है जो आप करने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट ये ना करें, वो आपको ट्रैप कर देंगे, ये ट्रैप है आपके लिए। खान साहब ने समझ नहीं आई उनको, और शाह महमूद को भी समझ नहीं आई क्या ट्रैप है, क्या ट्रैप है, हमें तो क्लियरेंस मिली हुई है इस चीज़ की, ये क्या हो गई। इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब उसका जो नतीजा यही निकला है कि खान साहब गए फंस। अब ये लॉन्ग पड़ेगी, मगर उधर वो हुकूमत जो जाने के लिए तैयार थी अब वो डट गई है। और वो ऐसे डट गई है कि उनको कुछ एश्योरेंसेस मिल गए होंगे कि अब आपको कोई नहीं हिला सकेगा, आप फिक्र ना करें इस लॉन्ग मार्च का। अच्छा। तो खान साहब को जो वादा किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने, वो ये दिया हुआ है कि हम आपको इलेक्शन देंगे, यही दिया हुआ है। ये नहीं कहा कि कब देंगे, लेकिन इलेक्शन देंगे। नहीं, उन्होंने कहा दिया हम आपको इलेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अभी दे रहे हैं आपको इलेक्शन। हाँ। ये जा रहे हैं, इनको ये नहीं रहना चाहते, आपको इलेक्शन दे रहे हैं। अपनी कंस्टिट्यूंसी जो खान साहब की है फौज के अंदर, उनको भी तो तसल्ली देनी थी ना। वो उनका तो ये मौक़िफ़ था कि आपने खान को निकाल दिया, ठीक है, वो उससे बड़ी गड़बड़ की, बड़ी ज़्यादतियाँ की, हमारे साथ भी की, अवाम के साथ भी की, मईशत के साथ भी की, मगर आपने ये क्या किया, उनको निकाल के इनको ले आए आप। तो ये इनको ले आए आप, इनको तो हम नहीं तस्लीम करते। ये आपने क्या किया, चोरों को बैठा दिया आपने ला के। तो अब प्रेशर था इस्टेब्लिशमेंट के जो रूलिंग एलीट है उसके ऊपर कि भाई उसको निकाला तो वो तो चलो अब हो गया जो हो गया, इनको क्यों लाए, कम से कम उसको एक चांस फिर दे दे ताकि ये ना हावी हो जाए। तो ये इसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने खान साहब को वादा किया कि हम आपको इलेक्शन देंगे, आप मांग रहे हैं हम आपको देंगे। इधर ये इलेक्शन नहीं मांग रहे थे, ये कह रहे थे कि हम 1.5 साल रहना चाहते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नहीं चाहती कि नून लीग को भी मेजॉरिटी मिले इलेक्शन में या इमरान खान को मेजॉरिटी मिले। वो तो यही चाहते हैं कि कोalition गवर्नमेंट बने जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाद में। यही एजेंडा है, यही प्रोजेक्ट है
कि किसी एक शख्स को इतनी मेजॉरिटी नहीं देनी। हमने देख लिया नवाज शरीफ को जब मिली तो उसने आंखें निकालनी शुरू कर दी, खान तो उससे आगे बढ़ गया, इसके बाद तो मेजॉरिटी भी नहीं थी, तो ये तो देखे कहाँ तक ले चला गया, हमारे साथ किया इसने। तो इसलिए अब उन्होंने सोचा कि और कोई और प्रोजेक्ट बनाया जाए, कोई ब्लूप्रिंट बनाया जाए। आप इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली देनी पड़ती है, अब वो किस स्टेज पे देनी है वो इनके हाथ में है। तो इन्होंने मेरा ख्याल है खान को ये कहा है कि आपको इलेक्शन मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। और उसके लिए इन्होंने कहा था आप एजिटेट करें, लॉन्ग मार्च आज खान कर रहा था, पर खान हाथ से निकल गया, फिर डायरेक्ट अटैक करनी शुरू कर दी, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खान साहब अब लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका कुछ नहीं निकलना। अच्छा, लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन ये करें या ना करें, अगर ये अच्छा। पीछे हटते हैं तो ये उड़ जाएंगे, ये अब करेंगे और वो नाकाम होगा, मगर ये आके बैठ जाएंगे वहाँ, ये आएंगे, इनका कोई ख़ास नहीं होना कुछ भी, इनके लिए कोई ख़ास रुकावट भी नहीं क्रिएट की जाएगी। अच्छा, और ये आएंगे, ये आके बैठ जाए। अगर तो कैंसिल करते हैं तो ये भी इनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा, जैसे कि वो अब छोड़ते तो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता इसकी धमकी में। अब उनकी धमकी है ना, वो कह रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम उड़ा के रख देंगे, हम रोक देंगे, हम ये कर देंगे और जेलों में डाल देंगे, अरेस्ट कर लेंगे, यही वहाँ से खबरें आ रही हैं ना, वो तकड़े हो गए हैं आज। और तो अब खान साहब पीछे नहीं हट सकते, तो खान साहब जाएंगे, डी चौक नहीं और कोई जगह है वहाँ जाके बैठ जाएंगे, श्रीनगर हाईवे वहाँ तक जाएंगे, ताकि ये तो पता चले कि हम थोड़े से कामयाब हो गए हैं, पहुँच गए हैं। मगर वहाँ से ये डिमांड करेंगे कि आप जाएं, और ये कहेंगे जब तक तुम जाते नहीं हम बैठे जी। तो खान साहब बैठे रहेंगे वहाँ। एक दफ़ा फिर वही शुरू होगा, वो जो पहले वाली बात थी, खान साहब उठेंगे नहीं जब तक इलेक्शन नहीं मिलेगी, अगर उठते हैं उससे पहले तो फिर एक कड़वा घूट करना पड़ेगा, फिर इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जाएंगे, ये बैठेंगे एक आध दिन, उसके बाद इनकी लोग चलने जाने शुरू हो जाएंगे, ये थोड़ा सा वहाँ बैठ जाएंगे और ये आए जाए, वो मतलब वही उसी किस्म की सिचुएशन होगी। इन द मीन वाइल ये गवर्नमेंट जो है ये अपना काम करेगी और ये अब IMF के साथ मिलके बजट देगी आपको, और उसके बाद जब बजट हो जाएगा तो एकदम खान साहब, मेरे एस्टिमेट में खान साहब फिर शोर डाल देंगे कि बजट में ये नहीं किया, रिलीफ नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, फलाना नहीं किया। अच्छा। और एस्टैब्लिशमेंट फिर ब्लूप्रिंट खोल के बैठ जाएगी और बैठ जाएगी और कहेगी अच्छा अब क्या करना है। अच्छा। अब कितना प्रेशर है खान का, अभी इलेक्शन कराएं, थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कराएं, जब वो चाहेंगे वो इलेक्शन करा सकते हैं। एक MQM को आंख मारनी है, इधर उधर करना है तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है मुकम्मल गारंटी तो ना मिली ना PDM गारंटी गवर्नमेंट मिलती को? नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट जब भी कोई गारंटी देती है कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, तो 25 को ये चलेंगे, 25 को ही IMF के साथ मुआहदे को वो फाइनल होना वहाँ है। थोड़ी सी बात होगी, अच्छा। उसके बाद कोई साइन नहीं करेगा मिफ्ता वहाँ से आएगा और कहेगा मैंने पेट्रोल कीमतें बचा ली हैं, मैंने नहीं किया। IMF चली जाएगी, उसके बाद IMF वाशिंगटन में जाके एक अपने अंदर वो सारी डिस्कशन करेगी, फिर एक पेपर बनेगा, फिर उनकी एक रिलीज़ होगी, वो फिर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आखिरी वक्त पे थोड़ी बहुत लेन देन करके वो साइन हो जाएगा। फिर बजट आएगा, बजट के अंदर वही चीज़ें होंगी जो IMF के साथ इत्तेफाक की है। ये कीमतें जो हैं ये थोड़ी थोड़ी करके आगे कर लेंगे, कुछ और भी इकदाम करेंगे पैसे इकट्ठे करने के लिए, अच्छा। एंड सो ऑन, और ये चलाएंगे अब इसको। ठीक है। अगर इमरान खान साहब का बहुत सख्त प्रेशर बन गया तो इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको कह के एक इलेक्शन करवा लेगी। अगर खान साहब अपना प्रेशर ना कर सके तो इस्टेब्लिशमेंट इनको चलाएगी। और मैं एक बात कह दूं आपको कि ये सारा चीज़ जो पंजाब में हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको पता लगेगा कि आगे अब किस तरफ जा रही बात। 2 मिनट्स में हम ये निपटा लेते हैं कि IMF के साथ तो जो मुज़ाकरात होने हैं उस दौरान भी इस गवर्नमेंट पे प्रेशर ही रहेगा। गवर्नमेंट बजट तक, बजट के बाद भी अंडर प्रेशर ही रहेगी, अंडर प्रेशर ही काम करेगी। इमरान खान साहब का प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का या इकोनॉमी का, 3 तरफा मुसीबतें हैं इस हुकूमत के लिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और फिर ये कहना कि इस साल महंगाई बढ़ेगी, इजाफा होगा, 2024 तक तो कम अज़ कम महंगाई में इजाफे की ही प्रेडिक्शन है सिटी साहब, इससे गवर्नमेंट कैसे निपटेगी और ये इजाफा क्या जाहिर देखिए ये तो अब इकोनॉमिस्ट का सवाल है, जो बजट आएगा उसके आपको पता चलेगा। मिफ्ता इस्माइल ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी है, उसको आप भूलिएगा मत। वो कह रहे हैं कि IMF ग्रोथ नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती कि आपकी मईशत ग्रो करे, क्योंकि जब मईशत ग्रो करती है तो फिर कीमतें बढ़ती हैं। वो डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। कीमतें हमेशा उस वक्त बढ़ती है, महंगाई उस वक्त होती है जब आप ग्रो कर रहे हो। जब आप इंडस्ट्री इंटरेस्ट स्लो हो तो उस वक्त फिर डिमांड कम होती है तो कीमतें कम ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो अभी डिफ्लेशनरी इकोनॉमी बजट आ रहा है आगे। डिफ्लेशन से मुराद ये है कि महंगाई बढ़नी बंद हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और ग्रोथ कम हो जाएगी, और जब ग्रोथ कम होगी तो ये आपके इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे और आपकी करंट अकाउंट डिफिसिट भी कम हो जाएगी
और तो ये जो इक़दाम उन्होंने किए हैं ये 6 महीने चलाएंगे, जिसकी वजह से कुछ स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपको इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं मिलेंगी खर्चा करने के लिए तो आप खर्चे कम करेंगे, जब आप खर्चे कम करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। एंड अब डॉलर भी मेरा ख्याल है इस वक्त 200 पे पहुंचा हुआ है जी, 201। मेरा ख्याल है कि ये कल जब ये आज अनाउंस हो गया है सारा कुछ, तो मेरा ख्याल है स्टॉक मार्केट पहले गिरी हुई थी, जब ये पता चला कि अब इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे तो अब स्टॉक मार्केट भी उठेगी आहिस्ता से। लेकिन इमरान खान साहब का धरने का ऐलान, IMF भी इसको अब देखेगा। वो सब देख रहे हैं। हाँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब इलेक्शन की बात आती थी तो स्टॉक मार्केट गिरती थी, जी। तो उन्हें फिक्र था कि ये इलेक्शन के साथ तो मसला हल नहीं होगा, तो ये इसके साथ तो और प्रॉब्लम्स बनेंगे, ये 4 महीने फिर इंस्टेबिलिटी रहेगी। अब अगर उनको ये सिग्नल मिलेगा कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे फौरी तौर पर, तो फिर मेरा ख्याल है स्टॉक मार्केट थोड़ी सी उठेगी। अच्छा। और फिर वो देखेगी कि बजट में क्या आता है। बजट भी आ जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, बजट आना पड़ेगा ना जी, क्योंकि एंड ऑफ मई के अंदर इंपोर्ट पॉलिसी आ जाती है और जून के पहले 2 हफ्ते के अंदर अंदर बजट आ जाता है और फिर डिबेट होती है उसके ऊपर, और जुलाई 1 से नया बजट जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अगले 15 दिन के अंदर आपको अब एक ही फैसला आएगा, वो बजट ही बनेगा। IMF की अप्रूवल के साथ बजट बनेगा और उसके अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो रिलीफ कितना देंगे अवाम तो को? मेरा ख्याल है कि ये कोशिश इनकी पूरी होगी कि महंगाई जो है जिस तरीके से बढ़ रही है वो रुक जाए, अच्छा। वो और ना महंगाई हो और आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेबल हो जाए। जिस लेवल पे आ गई है इस लेवल पे इसको रोक दिया जाए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी ये पेट्रोलियम वगैरह की, उसको ये रोक के रखेंगे। अच्छा, लेकिन डिले PTI ने भी किया था तो प्रॉब्लम हो गया था। वो 300 अरब रुपए का था, अब ये और वो तो 300 अरब रुपए निकलने पड़ेंगे, अब कहीं ना कहीं से निकालेंगे। और बजट के अंदर भी ये जो बनाएंगे टैक्सेस अमीरों के ऊपर बढ़ेंगे, अच्छा। इसमें कोई शक ही नहीं है। और सब्सिडीज़ कम होंगी जो अमीरों को मिलती हैं, इंडस्ट्री को मिलती हैं, वो कम होंगी। और इस तरीके से ये चीज़ें करेंगे। और कुछ इनकम टैक्स रेट्स जो है उनको कम करेंगे, किसी को ज़्यादा करेंगे, और भी शायद कोई इक़दाम करेंगे जिसके साथ बोझ जो है वो अमीरों के ऊपर पड़े, गरीबों के ऊपर ना पड़े। तो वो ये करेंगे और मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता संभाल लेंगे, प्रोवाइडेड इनको 1.5 साल मिल गया। तो अगर 1.5 साल नहीं मिलता तो ये अधूरा रह जाएगा सारा का सारा एजेंडा और फिर मसले शुरू हो जाएंगे। 1.5 साल के लिए वही शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि 30% भी हमें सपोर्ट मिल जाती जो लाडले को मिली तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाता। तो वो सपोर्ट या एक पेज वो तो दरकार होगा अगर स्टेबिलिटी चाहिए। बहरहाल इस हुकूमत का बहुत बड़ा इम्तिहान ये बजट होगा। इस बजट को लेके आगे की पेशगोई की जा सकती है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब ही बोल रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब की पॉलिसी अभी तक कामयाब है। नून लीग के साथ हुआ क्या? परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी अपनी सम दुरुस्त कर ले, वक्त बदल चुका है। रिवर्स गियर लग गया क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। हाँ। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब मेरा ख्याल है शौरी शुजात के साथ कुछ मशावरत हुई है। ज़रदारी साहब ने चौधरी साहब से मशावरत की, चौधरी साहब ने परवेज़ इलाही से मशावरत की और मेरा ख्याल है फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मशावरत हुई होगी। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि एक फ़ैसला हो गया जो अभी तक आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं आज आपको दे रहा हूँ। फ़ैसला ये हो गया कि परवेज़ इलाही साहब स्पीकर रहेंगे। वज़ीर आला नहीं बनेंगे, स्पीकर रहेंगे। अच्छा, वज़ीर आला तो बन गए ना, हमजा तो बन गया। हाँ, लेकिन वो मान नहीं ना रहे। अब वो मान जाएंगे और वो दूसरी साइड मान जाएगी कि ये स्पीकर है। अच्छा, दूसरी साइड ने इनके ऊपर वोट तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा करवा दी उन्होंने, पहली खत्म हुई दोबारा जमा करवा दी। अच्छा। हाँ। और उधर वो इनको नहीं मान रहे थे जी। अब होगा क्या? होगा ये कि वो जो वक्त मिला हुआ प्रेसिडेंट अलवी को वो ख़त्म हो जाएगा और पंजाब अगले 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उससे पहले पंजाब का गवर्नर अपॉइंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट साहब करें या ना करें कानून के मुताबिक वो हो जाएगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पे अमल हो जाएगा। वो एडवाइस वो ले या ना ले, हाँ। 10 दिन के रह गए वो नाफिज हो जाएगी, वो आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब अपने आप को जैसे कहते हैं ना बिहेव करेंगे। अब वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो अब आराम से स्पीकर की हैसियत से कोऑपरेट करेंगे इस हुकूमत के साथ और स्टेबल हो जाएगा। पंजाब स्टेबल होगा तो गवर्नर भी अपना आ गया, चीफ मिनिस्टर भी अपना, और परवेज़ इलाही साहब वो जो गवाह बैठे हैं वो तो नहीं मिल सकता उनको, मगर अगर उनका ये ख्याल था कि अभी वो स्पीकर रह जाएंगे वो तो ये उड़ा सकते हैं उनको, मगर अच्छा। अब इन्होंने भी हाथ पीछे ले लिया। ये एक तलवार रहेगी
मगर ये अभी फौरी तौर पे परवेज़ इलाही साहब बैठ गए। कल जो कुछ हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये हुआ कि इन्होंने सबको बुला लिया, हमज़ा साहब ने सारे अपने MPs को बुला लिया। अच्छा। मगर ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने असेंबली नहीं बुलाया उनको 90 शारा कायदे आज़म बुला लिया और सबको वहाँ इकट्ठा कर लिया और वहाँ बैठा दिया, चाय, पैटीज़, समोसे, दही बल्ले खिलाने शुरू कर दिए। अच्छा। और कहा अभी हम जाते हैं असेंबली। परवेज़ इलाही साहब उसके दौरान आराम से असेंबली में आए, आके बैठ गए, अपने लोग 4-5 आ गए, इनके दरवाजे बंद कर दिए, ये अपने लोग भी ले आए थे जिन्होंने बंद कर दिया। मगर गड़बड़ कहीं नहीं थी। जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करना वो तो थी नहीं, वो 90 शारा पे कायदे बैठी थी जी। तो फिर उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने ये फैसला किया, ये जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया वो तो आए नहीं, तो चलो जी ठा ख़त्म, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑन। वो उठ के घर आ गए। जब वो घर आ गए उसके बाद ये हजरात, इनके 4-5 लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे असेंबली, अवैस लगारी वगैरह, और वहाँ जाके एहतजाज किया कि देखें जी इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, मैं आए, और वहाँ वो समोसे और खाते रहे। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उमर सरफराज चीमा की गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देकर कल तक समाअत रखी है, कल होनी है, उस पर क्या होगा फिर? देखिए वो चलेगा मगर होगा ये, वो कोई फैसला इसके हक़ में नहीं आएगा, सरफराज के हक़ में नहीं आएगा। जैसे ही अब वो दूसरा गवर्नर इंस्टॉल हो जाएगा वो हो जाएंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये अब ये इसकी कोई स्कोप नहीं रही। मेरा ख्याल है हर जगह पे ये फैसले हो गए हैं कि अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी। और जो मेन प्रॉब्लम था चौधरी शुजात का और चौधरी परवेज़ इलाही का, वो जरदारी साहब ने हल कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नर्स के मसले भी हल हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ठीक है, वो बैठे हुए वहाँ, उन्होंने जितनी डिले करनी थी वो हो गई, वहाँ भी इशारे चले जाएंगे कि ज़रा हथौली रखो, हम अब स्टेबिलिटी चाहते हैं और इतनी डिस्टेबलाइजेशन अब मत करें। अच्छा, यानी पंजाब का बहरान भी बस कुछ दिनों के फासले पर निपट जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये संभल जाएगा, ये संभल जाएगा। तो हम जरदारी साहब को फिर सियासत का हकीम ही कह सकते हैं। आप जरा देखिए वो भी अभी देखिए उन्होंने पहले भी तो की थी ना हिकमत। हाँ जी। मगर वो अब ये है कि अब फिर उन्होंने कोशिश की है, तो अब ये है कि ये कब तक चलेगी ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि इसमें बहुत से प्लेयर्स हैं। अब खान साहब भी चुप करके तो नहीं बैठेंगे ना। अगर वो समझते हैं उनके साथ हाथ हो गया तो अब वो कुछ सोचेंगे क्या हाथ हुआ है। और सबसे पहले तो उन्होंने निशाने पे आसिफ अली जरदारी साहब को भी रखा हुआ था। अच्छा, निशाने पर आजकल सहाफ़ी भी हैं सेठी साहब, ज़रा सहाफ़ियों की तरफ आते हैं। FIR कट रही हैं और फिर ज़मानतें लेने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, नामवर सहाफ़ियों को जाना पड़ा है अदालत, और फिर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ताइब हो रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि उनकी अकल पे पर्दा था, ज़मीर की आवाज़ भी सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं किस किस मामले पर। जी, कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो कुछ हुआ ये अब हमें समझ आया है। मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने कारगिल के हवाले से कहा कि जो 99 में, ये मेरी वीलॉग्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा कि जनरल मुशर्रफ की जो इंटरवेंशन थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अक्टूबर 99 में, वो भी अब हमें समझ आ रही है कि जनरल मुशर्रफ के पास इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। लेकिन ऐसा हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था और हमारे एक पेट्रियाटिज़म, एक हाइपर नेशनलिज्म ऐसी छाई हुई थी कि हम उसको हर चीज़ को जस्टिफाई करते थे इंडिया सेंट्रिक एंगल से। हमने पाकिस्तान की सियासत को इंडिया के से देखा या हाइपर नेशनलिज्म के लेंस से देखा। अब हमें पता चला कि यहाँ पे इश्यूज़ जो हैं वो शायद कुछ और ही हैं। हम जिन चीज़ों को नेशनलिज्म समझते रहे, एक कौमी वसीतर मफाद समझते रहे, वो नहीं था। यहाँ शायद बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके अंदर वो खेल रहे होते हैं। सो नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन भी बड़ी सस्पिशियस लगती है मुझे जिस तरह से हुई। इस एतराफ़ पे अप्रिशिएट करेंगे आप डॉक्टर साहब को? देखिए आयशा देर आया दुरुस्त आया, 10 साल देर आया, ये एक्नॉलेजमेंट मेरे दोस्त हैं पीरज़ादा साहब। 10 साल से कुछ थोड़े हम दूर हो चुके थे, बिकॉज मैं समझता था कि ये जो इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो सही नहीं है। मगर ये एक जज्बे के साथ, एक पेट्रियाटिक जज्बे के साथ ये समझते थे। हम सब इस स्टेज से गुज़रे हैं और मैं समझता हूँ कि अब इनकी भी स्टेज ये ख़त्म होगी। इनको अब एहसास हो गया है कि इनके साथ भी हाथ हो गया है। और मैं ये कहूँगा कि हम सब के साथ किसी न किसी स्टेज पे हाथ हुआ हुआ है। अब अर्ज़ ये है कि इनके ख़िलाफ़ केसेस हो गए, अब भागे गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के चहेते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर केस कर दिए हैं। ये गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये सारे पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर केसेस कर दिए। ये 8-10 लोग हैं जो कि इनके लोग थे जी, जो कि इनकी बातें सुनते थे और इनके मौक़िफ़ को आगे पेश करते।
जाते जाते मैं ये कह दूं कि इसी किस्म का रवैया इस्टेब्लिशमेंट का मेरे साथ और शकील और रहमान साहब के साथ हुआ था 2016 में। हमारे ख़िलाफ़ भी इसी किस्म के 17 केसेस लॉन्च हो गए थे चारों सूबों में, तीनों सूबों में। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने नहीं होने दिया था और वो हमने भुगतने पड़े, और यही इल्ज़ाम थे जो इनके ऊपर लगे हैं। और उस वक्त जब हम चीख रहे थे कि हमारी कोई हेल्प करे, हमारे साथ दें, ये हमारे साथ नहीं खड़े हुए। अब इनको सबक आ रहा है, सिखाया जा रहा है। अल्लाह करे कि ये सीख जाएं और आज़ाद हो जाएं इससे, और हमारी हमायत आज़ाद के साथ हमेशा इनके साथ रहेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मोहित पीरज़ादा ने ऑन स्क्रीन मतीउल्लाह जान, जो कि ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, वो ऐसी बातें निकलवा लेते हैं जो कि बाद लोग नहीं निकलवा सकते। और मैं मोहित को दाद देता हूँ कि उनमें इतना कैरेक्टर है कि उन्होंने अपनी गलती जो है वो तस्लीम कर ली। ठीक है, ये जो मुती और मोईद का कज़िया है, ऐसे ही सबक सीखा जा सकता है कि या तो आप हालात से सबक सीखें या फिर उन लोगों से जो कि इससे पहले सबक सीख चुके हैं। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।